हमने कहाँ तक कर लिया था लास्ट क्लास में? परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमने स्टार्ट कर दिया था, राइट। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का हमने पूरा चार्ट एक देख लिया था, कौन परफॉर्म करेगा, कब करेगा, टाइम एंड प्लेस क्या होगा। अब उसी चीज को हम वन बाय वन डिटेल से देख रहे हैं। क्लियर है, राइट। सबसे पहला देखो, हु कैन परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, कौन कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो पहला तो सिंपल सा पॉइंट क्या कहता है, प्रॉमिसर हिमसेल्फ, जिसने आपसे वादा किया है परफॉर्म करने का वो कर सकता है। सिंपल सी बात है, इसमें सोचना क्या ज्यादा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ना एक चीज है, जब आप अंदर डिटेल से पढ़ेंगे तो यहाँ पे वही वाली चीज आती है कि पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगा तो प्रॉब्लम हो सकती है, वो जो हम आगे देखेंगे। क्या देखिए, मैं आपको बिजनेस लॉ पढ़ा रहा हूँ और मैं अगर आपको मैं आपके एंगल से प्रॉमिसर हूं तो मैं आपको टीचिंग करा सकता हूं। अगर मुझे बाई चांस अगर छुट्टी लेनी है, कुछ करना है, तो मेरी जगह पे आप किसी और से पढ़ना पसंद शायद ना करो, वहां पे शायद क्या है, पर्सनल सर्विस है। लेकिन कहीं कहीं जगह ऐसा होता है कि आप पर्सनल सर्विस किसी और से भी ले सकते हो, मुझे सर्विस से मतलब है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? जैसे हॉस्पिटल में जब आप जाते हैं तो आपको थोड़ा ना पता है वहां डॉक्टर कौन देख रहा है, आप अपना ट्रीटमेंट लेके जाते हैं, कोई भी डॉक्टर देख रहा हो, आपको तो डिपार्टमेंट से मतलब है, राइट। तो पहला कौन परफॉर्मेंस दे सकता है, प्रॉमिसर। दूसरा है एजेंट, एजेंट भी परफॉर्मेंस दे सकता है। जैसे कि मान लीजिए सबसे बड़ा एजेंट का रिलेशनशिप क्या है, एलआईसी कंपनी जो होती है और उसके कौन होते हैं, एजेंट होते हैं। जब आप इंश्योरेंस कराते हो तो कंपनी के ऑफिस नहीं जाते, आप एजेंट से कॉन्टेक्ट करते हो, ठीक है ना। तो नॉर्मली जब आपको मैच्योरिटी का अमाउंट मिलेगा वो कौन देगी, कंपनी। लेकिन कंपनी अगर चाहे तो एजेंट से भी आपकी परफॉर्मेंस करवा सकती है, यानी एजेंट भी परफॉर्मेंस दे सकता है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है आपका कोई लीगल हायर। जैसे आप बैंक अकाउंट खुलवाते हो तो बैंक आपसे नॉमिनी मांगता है, जब आप केवाईसी फॉर्म भराओगे तो यू हैव टू फिल अ नॉमिनी। नॉमिनी का मतलब है अगर इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वो जो फंड है वो किसके नाम पे करना चाहेंगे आप, और अगर आप नहीं करते नॉमिनी तो वो फंड किसका हो जाएगा, गवर्नमेंट का, राइट। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी परफॉर्म करेगा अगर वो मेन पर्सन नहीं है। उसके बाद थर्ड पार्टी परफॉर्मेंस दे सकती है। थर्ड पार्टी का मतलब ये है जो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है वो भी परफॉर्मेंस दे सकती है। जब हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो बार बार कंसिडरेशन का पॉइंट याद में आना चाहिए। कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम द प्रॉमिसिंग, है ना। लेकिन कंसिडरेशन कौन बोलेगा क्या करना है, जो उसकी डिजायर होगी, एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर। मतलब मैं जो चाहता हूं आप वो दोगे, और आप दो या चाहे आप किसी से दिलवाओ। तो यहां पे थर्ड पार्टी परफॉर्मेंस चाहे थर्ड पार्टी दे दे, मुझे मेरा काम होना चाहिए। लास्ट है ज्वाइंट प्रॉमिसर। अब मिस्टर एक्स प्लस वाई ने मिलकर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया तो कौन परफॉर्म करेगा, दोनों परफॉर्म करेंगे। अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं कि स्पेशल केस में ज्वाइंट प्रॉमिसर की लायबिलिटी कब कैसी होती है। तो अगर प्रॉमिस कैसा हुआ है ज्वाइंटली तो प्रॉमिस कौन करेगा, पूरा ज्वाइंट प्रॉमिसर मिलकर। क्लियर हो गया यहां तक, बोलिए, राइट। चलिए अब हम दो चीज में डिफरेंस देख लेते हैं, सक्सेशन एंड असाइनमेंट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सक्सेशन एंड असाइनमेंट। सक्सेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ असेट्स विद लायबिलिटीज, ट्रांसफर ऑफ राइट विद ऑब्लिगेशंस, दैट इज सक्सेशन। इसका एग्जांपल क्या है, फादर एंड सन। जब पिता अपने पुत्र को वसीयतनामा होता है तो अपनी जमीन जायदाद पुत्र को दे जाते हैं। तो अगर मान लीजिए फादर ने बैंक से लोन भी लिया हुआ है तो वो लोन अब कौन पे करेगा, सन विल पे। ये सक्सेशन है, मतलब एसेट्स विल कम विद अ लायबिलिटी। बट यहां पे लॉ कहता है कि अगर लायबिलिटी सक्सेशन में ज्यादा चली गई एसेट से तो सन जो है विल बी लायबल ओनली अप टू दी एसेट्स। बात समझ में आ रही है, यानी सन जो है उतनी ही लायबिलिटी बियर करेगा जितनी उसके फादर ने एसेट्स दिए। बात क्लियर। असाइनमेंट जब आप करते हो तो किसी को भी असाइनमेंट कर सकते हो, लेकिन सिर्फ क्या असाइन हो सकता है, बेनिफिट्स। ऑब्लिगेशन असाइनमेंट नहीं हो सकती। ऑब्लिगेशन करने के बाद आप अपना पदभार छोड़ सकते हो, आप किसी और को सौंप सकते हो। जैसे नॉर्मली क्या होता है, कंपनी में डायरेक्टर जब आप होते हो तो रिजाइन सुना होगा ना, लोग रिजाइन कर देते हैं। एक होता है रिमूवल, एक होता है रिजाइन। रिजाइन क्या होता है, आप बोलते हो मुझे नहीं करना। रिमूवल क्या होता है, आपको हटाया जाता है। तो जब आप रिजाइन कर रहे हैं तो आप अपना काम किसी को दे के जाएंगे ना, तो आप उसको ड्यूटी भी देके जाएंगे, भाई ये भी मैंने बिगाड़ दिया है, तो आप उसको फिनिश करके जाओ ना। तभी कंपनी क्या कहती है कि हमें क्या चाहिए, नोटिस पीरियड चाहिए,
यानी आप कंपनी को छोड़ने वाले, हमें इतने पहले इंटीमेट कर। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, थर्ड, लायबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रोमिसर। अब प्रॉब्लम क्या आ गई है कि जो प्रोमिसर है वो 2 या 2 से ज्यादा है। प्रोमिसर कौन है? 2 या 2 से ज्यादा है। तो प्रॉब्लम ये आ रही है लॉ में कि कौन परफॉर्म करेगा। तो जो प्रॉमिसी है, कौन? जो प्रॉमिसी है, जिसको आप प्रॉमिस कर चुके हो, उसके पास ये राइट है कि वो किसी भी जॉइंट प्रोमिसर से प्रॉमिस करने के लिए क्लेम कर सकता है। मतलब उसे वेट नहीं करना कि जब दोनों मिलेंगे तब। बात समझ में आ रही है? तो मतलब यहां पे जॉइंट प्रोमिसर की लायबिलिटी सेपरेट भी है और कंबाइंड भी है। ये पार्टनरशिप में भी ऐसा लिखा हुआ है कि पार्टनर की लायबिलिटी क्या है? एज अ होल भी है, पर्सनल भी है। पर्सनल एसेट भी सेल करने पड़ जाते हैं। मान लीजिए दूसरे पार्टनर ने कुछ लोन ले लिया और वो लोन फर्म पे नहीं कर पा रही, ठीक है? अब वो पार्टनर रिटायर हो गया फर्म से, तो हु विल पे दैट डेट्स? फर्म एज अ होल और रिमाइंडर पार्टनर्स। अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है ना पार्टनरशिप में, सिर्फ एलएलपी को छोड़ के, राइट? अब आ जाइए टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस। समय और बताइए जगह क्या होगी परफॉर्मेंस की। तो ये तो भैया स्पेशली कहां होना चाहिए? आपके डॉक्यूमेंट में। मेरी क्लास कहां होगी? लिखा होगा ना एप्लीकेशन फॉर्म में। मैं लेक्चर कैसे दूंगा? लिखा होगा ना मेरे फॉर्म में। अगर नहीं लिखा तो लॉ क्या कह रहा है वो देखिए आप। देखिए फर्स्ट कह रहा है जब टाइम स्पेसिफाई ना हो तो रीजनेबल टाइम में परफॉर्मेंस दे देनी चाहिए। व्हाट इज रीजनेबल टाइम? द टाइम विच इज सुटेबल फॉर बोथ द पार्टीज, द टाइम विच हार्म टू एनी पार्टी। ऐसा टाइम में परफॉर्मेंस ना करो कि फायदा ही ना हो। समझ लीजिए आप, जैसे आजकल कोविड-19 चल रहा है, पेशेंट को ऑक्सीजन चाहिए सबसे पहले। प्राइमरी चीज क्या? ऑक्सीजन। तो आरटी पे रखा जाता है उसको, सुना होगा आपने, है ना? तो आरटी चाहिए उसको सबसे पहले। तो रीजनेबल टाइम क्या है उसका? एट द टाइम ऑफ एडमिशन तुरंत उसके क्या दीजिए आप? ऑक्सीजन सप्लाई कीजिए। दिस इज रीजनेबल टाइम। क्लियर हो रही है मेरी बात? ये एग्जाम्पल था ये, राइट? टाइम स्पेसिफाई अगर है तो उसी टाइम में करो। लेकिन यहां पे अगर टाइम में अगर मान लीजिए आप आ रहे हैं रात के 11 बजे, मतलब डे स्पेसिफाई है, टाइम भूल गए, आप आ रहे हैं रात के 11 बजे, लीजिए अपना सामान उतरवा लीजिए, ये तो गलत है ना। तो बिजनेस लॉ कहता है रीजनेबल टाइम में होता है बिजनेस आवर्स, जो एक नॉर्मल वर्किंग आवर्स होता है। आप किसी घर में 12 बजे जाकर थोड़ा ना बोलोगे मैं आपका सामान ले आया हूं, ले लीजिए, आपने इस दिन मंगाया था। बात समझ में आती है? लास्ट है नो प्लेस फिक्स। लो जी, टाइम तो फिक्स हो गया, प्लेस ही फिक्स नहीं है, तो फिर लॉ क्या बोलेगा बताओ? सुटेबल या रीजनेबल प्लेस, जहां पे दोनों पार्टी का बेनिफिट हो या दोनों में से किसी पार्टी का नुकसान ना हो, राइट? लास्ट देखिए, परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। ये मैंने बताया था, ऐसे प्रॉमिस, ऐसी परफॉर्मेंस जहां पे दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है। एक्स वाई का वेट कर रहा है और वाई एक्स का वेट कर रहा है। तो जब प्रॉमिस कैसे हो गए? रेसिप्रोकल, कि व्हेन यू परफॉर्म देन आई विल परफॉर्म, या फर्स्ट यू विल परफॉर्म देन आई विल। तो लॉ यहां पे कहता है कि जो बेस्ट सूटेड हो टू द कॉन्ट्रैक्ट वो कीजिए, अदरवाइज ये चीजें डॉक्यूमेंट में पहले से ही मेंशन हो जानी चाहिए। दैट वुड बी बेटर फॉर बोथ द पार्टीज, क्योंकि रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ज्यादा लड़ाइयां भी इसी चीज पे होती है, ज्यादातर डिस्प्यूट भी इसी बात पे होता है कि जब तुमने मुझे पढ़ाया ही नहीं तो व्हाई शुड आई पे फी, ठीक है ना? अब लोग कहते हैं सर आप एडवांस फीस लेते हो, ये तो गलत है, पढ़ाया भी नहीं। तो देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है? एग्रीमेंट। अगर मेरा एग्रीमेंट अगर आपसे है कि आई विल गिव यू दिस मच ऑफ ट्रायल क्लास, देन यू हैव टू पे द फीस, तो एज पर डिस्कस। बट अगर फिक्स नहीं है तो लॉ क्या कहता है? लॉ क्या कहता है कि अगर रेसिप्रोकल प्रॉमिस है तो जो बेनिफिट टू द बोथ है, जो बेनिफिट टू द सुटेबल पार्टीज है, वो हमें चूज करना चाहिए रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस में। कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करने से अच्छा है परफॉर्म किया जाए। जैसे हॉस्पिटल में आप खुद बताइए जेन्युइन क्या होना चाहिए? पहले ऑपरेशन या पहले पेमेंट? आपको इमोशनली लगता है कि डॉक्टर पहले पैसे लेते हैं, लेकिन वही सही तरीका है, वही सही तरीका है, दैट इज सिस्टम। अगर रेसिप्रोकल हम कर देंगे ना, उल्टा कर देंगे पहले, तो इसमें देखिए ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, ज्यादा मिसमैनेजमेंट हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, इसको आप नोट करें। चलिए अब देखते हैं अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट और फिर देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट विच नीड नॉट बी परफॉर्म्ड। 2 टॉपिक और कवर करते हैं, तो यहां पे हमारा एक टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, राइट? चलिए
अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट ध्यान से समझिए। अप्रोप्रिएशन मैंने आपको बताया था, जैसे मान लीजिए आप मेरे पास 4 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप मेरे पास 4 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, एक की फीस है 4000, एक की 3000, एक की 2000 और एक की 1500। दीज आर द डेट, दीज आर द डेट फ्रॉम योर साइड, और मुझे आप पे करेंगे। अभी आपने मुझे एक भी रुपए नहीं दिए और आपने मुझे बोला है सर मैं धीरे धीरे आपको पे करूंगा। नॉर्मली बिजनेस में भी ऐसे ही होता है, ट्रेडिंग व्यापार है, सॉरी आजकल क्रेडिट में व्यापार है, लोग क्या करते हैं खरीदते रहते अपना बिजनेस करते हैं और फिर पेमेंट करते रहते हैं, राइट। तो लॉ यहाँ पे कह रहा है अप्रोप्रिएशन कैसे करोगे, तो अगर डेट इंडिकेटेड है तो उससे एडजस्ट कर दो। सपोज आप मुझे 3000 दे रहे हो और बोल रहे हो सर ये वाला सब्जेक्ट से काट लेना, दैट्स इट, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। If debt is indicated, then it should be adjusted with that particular debt. There is no issue, right? Problem 1 is debt not indicated, तो मेरे पास राइट आ गया। आपने मुझे बोला सर ये लो 3000 रुपए आपकी मर्जी, टोटल मेरा इतना बनता है आप देख लो, तो मेरे पास राइट है तो ये पूरा खत्म कर दूं या ये पूरा खत्म कर दूं, बाकी यहां से इसमें से मतलब आई कैन एडजस्ट अकॉर्डिंगली। क्लियर है? लास्ट है नीदर पार्टी अप्रोप्रिएट, ना तो आप बोल रहे हो एडजस्ट करने का, ना मैं समझ पा रहा हूं क्या किया जाए, तो लॉ बीच में आ गया, कहता है क्या लगा दो, टाइम। टाइम टाइम का मतलब नॉर्मली बिजनेस ट्रांजैक्शन को देखे तो डेट के हिसाब से एडजस्ट कर दो ना। 1 फरवरी का था, 1 मार्च का था, 1 जुलाई का था, जून का था, तो फर्स्ट डेट से एडजस्ट कर दो, या टाइम के हिसाब से एडजस्ट कर दो, या अगर मेरी बात करोगे कोचिंग से तो मैं वो एडजस्ट कर दूंगा जिसमें मैं ज्यादा पढ़ा चुका। बिल्कुल ठीक बनता है भाई, मैंने आपको 60% लॉ खत्म करा दिया एंड नाउ यू आर पेइंग सम अमाउंट, आई विल डेफिनेटली एडजस्ट विद द लॉ फीस। इज इट क्लियर? राइट। अब आ जाइए कॉन्ट्रैक्ट विच डीड नॉट टू बी परफॉर्म। कॉन्ट्रैक्ट आपको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्या कर दिया आपने? तो आपने ये 4 चीजें अगर कर दी हैं तो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट की मैं बात कर रहा हूं, परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। पहला वर्ड याद रखेंगे, नोवेशन। नोवेशन मतलब नया। अब जब नया बना लिया, पुराना कैंसिल कर दिया, तो पुराने को परफॉर्म क्यों करना? नॉर्मली आपने पढ़ा होगा, याद कीजिए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। एक पार्टी दूसरी पार्टी को साइन करके देती है, आई विल पे यू दिस अमाउंट एट दिस टाइम। फिर आपने पढ़ा होगा डिसऑनर, उसी में बिल डिसऑनर हो जाता है। फिर रिक्वेस्ट करता है प्लीज रिन्यू द बिल, एक नया बिल लिख के दे दो। ये वही चीज तो है। आपने किसी को प्रॉमिस किया कि मैं पे कर दूंगा और फिर वो पे नहीं कर पाए, आप टाइम आ गया, तो फिर रिक्वेस्ट करते हो ना भैया कि नया बिल ड्रॉ कर दें क्या, तो ओल्ड को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए, हो सकता है, एग्जांपल लीजिए, किसी पार्टी को आपने 5000 का चेक दिया 3 महीने का, ये 2 महीने का पोस्टेड चेक दे दिया आपने, वो बाउंस हो गया, पैसे ही नहीं थे आपके पास। अब वो आपसे कह रहा है भाई अब क्या करना है, आप बोलो भैया दूसरा चेक दे रहा हूं मैं आपको, और आप उसे पता है कि आपके पास पैसे की तंगी है, और बोल रहा है भाई जो भी है चल तू ऐसा कर यार 3.5 का चेक दे, चल कोई बात नहीं। इसको परफॉर्म करना है? नहीं करना, नोवेशन। राइट। नेक्स्ट है रिसेशन। रिसेशन मींस कैंसिल ही हो गया, ओल्ड कैंसिल ही हो गया, अब न्यू बना नहीं बना मुझे नहीं पता, बट प्रॉमिस ही क्या कह रहा है, लेट इट टू एंड, इसे खत्म कर यार, ये तुझसे परफॉर्म नहीं होगा, या आई डू नॉट वांट टू परफॉर्मेंस, आई डू नॉट वांट योर परफॉर्मेंस, दैट इज इट। राइट। वेवर। वेवर का मतलब पार्टी रिलैक्स कर रही है, पार्टी किसी को माफ कर रही है, किसी पर दया आ गई या किसी की इनएबिलिटी पता चल गई, तो वेव का मतलब होता है किसी को अधिकार छोड़ देना। जैसे मान लीजिए नंबर ऑफ स्टूडेंट केम टू मी, नहीं पढ़ते हैं, क्लास लेते हैं, सम ऑफ स्टूडेंट टू वर्ड की क्लास लेने के बाद नहीं आते हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, अब उनके मैं घर जाके नहीं मांगता, मैं कॉल नहीं करता, मैंने उनको क्या कर दिया, वेवर। वेवर। राइट। ऑल्टरेशन। लॉ कहता है अगर आप कॉन्ट्रैक्ट के एग्रीमेंट में ऑल्टरेशन कराते हो, मॉडिफिकेशन कराते हो, तो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को अपने आप कैंसिल माना जाता है, वो अपने आप नया बन गया। तो इफ ऑल्टरेशन टुक प्लेस, मॉडिफिकेशन हैज बीन डन, देन ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट बी परफॉर्म। राइट। तो यहां पे हमारा एक टॉपिक पूरा खत्म हो गया, दैट इज परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नोट कर लो। चलिए अब हम लोग देखते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच का मतलब पता है आपको? ब्रीच मतलब वादा तोड़ देना। डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है? ऑब्लिगेशन कम्स टू एन एंड। परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है?
अपना काम पूरा कर देना। तो ये तीनों एक जैसी टर्म लगती है, लेकिन तीनों में लॉ अलग अलग है। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमने पढ़ा, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमने पढ़ा, और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अब हम पढ़ने जा रहे हैं, राइट। अब देखिए, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में दो चीजें हैं, एक एंटीसिपेटरी ब्रीच और एक एक्चुअल ब्रीच। अब फिर हम पढ़ेंगे रेमेडीज अवेलेबल फॉर ब्रीच, और फिर हम पढ़ेंगे कितने टाइप के डैमेजेस लॉ प्रोवाइड करता है। अब आप ध्यान से सुनेंगे, पहले हम समझेंगे ब्रीच होता कितने टाइप का है, एंटीसिपेटरी और एक्चुअल ब्रीच। इसका मैं एग्जांपल आपको सोशल लाइफ से लेके दूंगा, बिजनेस का नहीं। मान लीजिए एक एक्स है, एक वाई है, एक्स मेल है, वाई फीमेल है, दोनों ने शादी का क्या कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया। और इन्होंने एग्रीमेंट कर लिया 1 अप्रैल 2020 को, और इन्होंने तारीख सेट कर ली कि हम लोग 31 दिसंबर 2020 को शादी करेंगे। मैं सोशल एग्जांपल दे रहा हूं, यू कैन कनेक्ट इट विद द बिजनेस एग्जांपल, राइट। अब एग्रीमेंट हुआ है इस दिन, परफॉर्मेंस होगी इस दिन, ठीक है। अगर परफॉर्मेंस के पहले किसी भी डेट पे कोई पार्टी परफॉर्मेंस करने से मना कर दे, यानी ब्रीच कर दे, तो उसे क्या बोलेंगे, एंटीसिपेटरी ब्रीच, ठीक है। और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अराइज ऑन द डेट ऑफ परफॉर्मेंस, देन इट विल बी अ एक्चुअल ब्रीच। अब आप मुझे बताओ, पार्टीज का लॉस किस केस में ज्यादा है? देखो, लॉस तो दोनों में है, दिल तो दोनों में दुखा है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन किस में ज्यादा दिल दुखा है, किस में आपका ज्यादा लॉस हुआ है? एक्चुअल ब्रीच। व्यवस्था सारी बिगड़ गई ना। अगर आप बीच में बोलते तो शायद मैं मैनेज कर लेता, एडजस्ट कर लेता, कोई और लड़की ढूंढ लेता, कोई और लड़का ढूंढ लेता है, कोई और सप्लायर ढूंढ लेता, वेंडर ढूंढ लेता। आप ऑन द डेट बता रहे हो यार, क्या पता उस दिन मुझे आगे किसी को सप्लाई करना हो गुड्स आपसे लेके। बात समझ में आ गई? एंटीसिपेटरी ब्रीच एंड एक्चुअल ब्रीच। मैंने सोशल एग्जांपल लिया, बिजनेस से आप कनेक्ट कर लीजिए, राइट। नेक्स्ट इज रेमेडीज अवेलेबल फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब मान लीजिए धोखा किसने किया, वाई ने। एग्जाम्पल के तौर पे वाई ने धोखा किया और उन्होंने ब्रीच कर दिया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। अब एक्स के पास क्या राइट है? रेमेडीज मतलब उपचार। अब वो कोर्ट के पास जाएगा ना, उसका नुकसान हुआ है ना, मॉनेटरी लॉस हुआ है, तो कोर्ट क्या बोल सकता है उसको, किसको? वाई को। सूट फॉर डैमेजेस, रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, इंजेक्शन और सूट अपॉन क्वांटम मेरिट। ये 5 चीजें हम लोग देखते हैं। सबसे पहले सूट फॉर डैमेजेस। आप ये तो सिंपल राइट है ना, कि चलो ठीक है, नहीं करनी शादी तो मत कर, लेकिन जितना मेरा मॉनेटरी लॉस हुआ मुझे पे करो। तुम्हें अगर गुड्स मुझे टाइम पे नहीं देने, ब्रीच कर रहे हो, ठीक है, बट जो मेरा मॉनेटरी लॉस हुआ है तुम्हारे ऑर्डर को मंगाने की वजह से, वो मुझे पे करो। जो मेरे डेटर वापस चले गए, मुझे वो अमाउंट पे करो। सूट फॉर डैमेज। अब डैमेज के टाइप से हम बाद में देखते हैं, डैमेज कितने टाइप के देते हैं। रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कैंसिल कर दो। मतलब आप कह रहे हो दिल तोड़ दिया, जा बेवफा जा, आप कुछ एक्शन ही नहीं ले रहे, ये भी एक रेमेडी। किसी को माफ कर देना भी एक रेमेडी, ठीक है। रिसेशन। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आ गई ना एक बात, जब हम परफॉर्मेंस पढ़ रहे थे कि मैं नहीं मानूंगा। जैसे मान लीजिए एक्स का दिल दुखाया वाई ने, और वाई उसका पहला प्यार है, पहला लास्ट प्यार है, ऐसा हो सकता है। तो वो तो या बोलेगा तो मैं शादी करूंगा नहीं लाइफ में, या करूंगा तो तुमसे ही करूंगा। तो वो कोर्ट ऑफ लॉ से जाके परफॉर्मेंस मांग सकता है कि मुझे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ही चाहिए। और ऐसा बहुत जगह होता है। मान लीजिए किसी का शादी का अरेंजमेंट हुआ और वहां पे उन्होंने सिंगर बुक किया उदित नारायण, वो हमारे शो में परफॉर्म करेंगे। अब उदित नारायण मना कर दे और बोले कि मैं कुमार सानू को भेज रहा हूं, नहीं भाई हम खुद मंगा लेते कुमार सानू को, यू हैव टू परफॉर्म। तो कोर्ट में जाके आप बोल सकते हो कि सर मुझे क्या दिलवाइए, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दिलवाइए, सामने वाला पार्टी मना कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब होता है जब एग्रीमेंट है तो उसमें कुछ नेगेटिव टर्म लिखी जाती है। याद कीजिए आप परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड मैंने पढ़ाया था, आप किसी को व्यापार करने से नहीं रोक सकते, लेकिन कहीं कहीं रोक सकते हैं। फिर मैंने बताया था सर्विस एग्रीमेंट, डॉक्टर हॉस्पिटल उसको रोक रहा है, वहां जाके प्रैक्टिस मत करना। याद आई सारी बातें। अब इंजेक्शन में क्या लिखा हुआ है? कोई नेगेटिव टर्म लिखी थी कि मेरे साथ जब काम करना तो ये मत करना, आपने वही काम कर दिया। इसका बेस्ट एग्जांपल मैंने लिखा है एक्टर। आपको पता है जब डायरेक्टर मूवी साइन कराता है तो एक नेगेटिव टर्म भराता है कि मेरी शूटिंग के टाइम पे या मेरे शेड्यूल में आप मूवी की शूटिंग पे नहीं जाओगे। ये वन टाइम एक मूवी साइन करो। लेकिन बड़े एक्टर क्या करते हैं?
मल्टीपल मूवी साइन कर देते हैं, क्योंकि उनका उनका टाइम लेना पड़ता है डायरेक्टर को। वापस नॉर्मल क्या होता है, डायरेक्टर आपको टाइम देगा, इतने बजे आपको यहां पे आ जाना है। तो नेगेटिव टर्म जो मना थी आप कर गए, आप कर रहे हो उसको, तो आपसे कोर्ट क्या मांग सकता है, इंजंक्शन। वो नेगेटिव टर्म आपने क्यों करी, आप या उसको ना करवाने के लिए आप कंपेल कर सकते हैं कि आप नहीं करेंगे। जैसे कभी देखा होगा आपने, किसी को बेल मिलती है, सुना आपने, जेल से किसी को बेल मिल जाती है तो उसको इंजंक्शन लगाया जाता है कि आप बाहर नहीं जाओगे। बाहर मतलब इंडिया से बाहर नहीं जाओगे, या आप स्टेट से बाहर नहीं जाओगे। स्टे ऑर्डर कभी का अपना प्रॉब्लम नॉर्मल भाषा में न्यूज में आता है, इस पे ये लग गया, ये काम ही प्रतिबंधित हो गया। ठीक है। सूट अपॉन क्वांटम मेरिट। क्वांटम मेरिट का मतलब होता है एज मच एज अर्न। क्या लिखा है लॉ में, एज मच एज अर्न, मतलब जितना किया है उतना तो दे दो। ठीक है जी, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपने मुझसे जितनी भी क्लासेस ले ली, आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन आप मेरी क्लास में नहीं आना चाहते। मुझे तो प्रॉब्लम हो गई ना यार, मैंने तो आपको सर्विस रेंडर करी है। अगर पेमेंट मुझे आपने नहीं दी तो कोर्ट मुझे क्या देता है, पावर देता है कि आई कैन क्लेम सूट फॉर क्वांटम मेरिट। जितना पढ़ाया मुझे उतनी फीस आप क्वांटम बेसिस पे, प्रोराटा बेसिस पे दे दीजिए। इज इट क्लियर? राइट। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ डैमेजेस। ऑर्डिनरी डैमेजेस, स्पेशल डैमेजेस, विंडिक्टिव डैमेजेस या एग्जेम्पलरी डैमेजेस, नॉमिनल डैमेजेस, डैमेज फॉर डेटोरिएशन कॉज्ड बाय डिले और प्रीफिक्स डैमेजेस। क्या मतलब है? देखिए, ऑर्डिनरी डैमेज, ऑर्डिनरी का मतलब होता है नॉर्मल, दिख रहा है यार इसका नुकसान हो गया है, मतलब दिख रहा है कि ये काम उसका बिगड़ने से उसका नुकसान हो गया। जैसे मान लीजिए मैं आपसे मिल्क परचेज करके लाया, ठीक है, मुझे मिल्क आपसे परचेज करके दूसरे को सेल करना था, मैं प्रॉफिट पे मैं आपसे खरीदता हूं 15 रुपए का, बेचता हूं 20 रुपए का, है ना। आपने मुझे डिले कर दिया या आपने मुझे खराब दूध दे दिया, मेरा डेटा मुझसे डिस्टर्ब हो गया, तो मेरा नुकसान तो कर दिया ना आपने 20 रुपए का। चलो 20 का नहीं 15 का तो कर दिया ना, कॉस्ट तो मेरी बर्बाद कर दी, तो मुझे 15 रुपए तो आप भरपाई दोगे ना। रियल डैमेजेस जो दिख रहा है, ठीक है, राइट। स्पेशल डैमेजेस का मतलब होता है कि मैं अधिकार रखता हूं कि नॉमिनल के अलावा भी मैं आपसे डैमेज मांगता हूं। स्पेशल मतलब भाई जो नुकसान हुआ तो वो तो देना ही देना पड़ेगा, लेकिन इसकी वजह से पता है ये हो गया, मेरे 3 ग्राहक बिगड़ गए आज। अगर आज तुम मुझे इतना ऑर्डर सप्लाई कर देते जो एज पर एग्रीमेंट था, तो मेरे आज 4 डेटर मेरी शॉप से वापस ना जाते। वो 4 शॉप स्पेशल डैमेज मांग रहा हूं मैं, आप 4 ऑर्डर, राइट। नेक्स्ट इज विंडिक्टिव एग्जेम्पलरी, इसे बोलते हैं मानहानि का दावा। मेरी आपने इमेज खराब करी है, मेरी आपने इमेज खराब करी है ना। इसका एग्जांपल मैं आपको बढ़िया एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए कोई सेलिब्रिटी है, मान लीजिए मुकेश अंबानी जी हैं, ठीक है, आप उन पे कोई क्लेम कर दो कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया या उन्होंने ऐसा किया, तो वो आप पे उल्टा केस क्या डाल देंगे कि ये मेरा कैरेक्टर खराब कर रहा है, या ये मेरा नेचर, जो मेरा मतलब नेचर पर्सनालिटी जो लोग मुझे जानते हैं उसको डाउन कर रहा है। तो नॉर्मली लोग फिर क्या मांगते हैं, विंडिक्टिव या एग्जेम्पलरी डैमेजेस, मानहानि का दावा हिंदी में बोलते हैं कि तुमने मेरी जो एक मार्केट में गुडविल है वो खराब की। क्लियर है? नेक्स्ट इज डैमेजेस फॉर डेटोरिएशन कॉज्ड बाय डिले। अब देखो, सामान खराब हो गया आपकी डिले की वजह से। आप डिले ना करते, हमने पढ़ा था ना कि टाइम एंड प्लेस फिक्स था अभी परफॉर्मेंस में, आपने डिले कर दिया, तो जो डिले की वजह से लॉस हुआ भरपाई करो। लास्ट इज प्रीफिक्स डैमेजेस। प्रीफिक्स का मतलब एग्रीमेंट में पहले से ही लिखा हुआ है हम लोगों ने कि अगर ऐसा ऐसा हुआ तो इतना डैमेज मैं लूंगा। प्रीफिक्स डैमेज, बात समझ में आई? प्रीफिक्स डैमेज इतना हम लोग लेंगे, राइट। अब एक हमारे पास बचा नॉमिनल डैमेज। नॉमिनल डैमेज, नॉमिनल का मतलब कोर्ट अपनी मर्यादा को बनाए रखने के लिए 1 रुपए का भी फाइन लगा देता है। एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ी हस्ती है, उससे कोई गलती हो जाती है, जैसे मान लीजिए सलमान खान है ना, अब सलमान खान से मान लीजिए कोई गलती हो गई, उन्होंने ड्रिंक एंड ड्राइव कर दिया, दुनिया ड्रिंक करती है, दुनिया ड्राइव करती है, दुनिया से एक्सीडेंट हो जाता है ना। अब कोर्ट ने शायद उनको बरी भी कर दिया उसमें, मान लीजिए कोर्ट ने उनको बरी किया, अच्छी बात है, लेकिन उन पे अगर जुर्माना लगाती है, कोई किसी ने केस किया, देखिए कोर्ट तो सबकी नजरों में बराबर है, कानून सबके लिए बराबर है, तो अगर सलमान खान पे 10,000 की पेनल्टी लगती है, मान लीजिए उनके 10,000 रुपए क्या है, बट कोर्ट अपनी मर्यादा को कि भाई मेरे लिए सलमान खान और एक रेडी पटरी वाला आदमी मेरे लिए बराबर है, तो 1 रुपए का फाइन लगाना भी एक डैमेज का तरीका है। कोर्ट जितना उसको लगता है वो डैमेज आप पे लगाएगी, दैट इज नॉमिनल डैमेज, ना के बराबर डेबिट डैमेज। अब सोचो किसी ने चोरी करी, 1 दिन की जेल हो गई। 1 दिन की जेल क्या मिलती है, सुबह रात में सो जाओ सुबह उठ जाओ, बट
कोर्ट में आप गए, कोर्ट आपको रेमेडी दे रहा है। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ डैमेज। और इस पूरे चार्ट को खत्म करते ही वी हैव फिनिश्ड विद द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। राइट, नोट कर लो। देखिए क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, सीए फाउंडेशन लॉ का लास्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। राइट, अच्छा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? देखिए ऐसे कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मली जो हमने पढ़ा है, ऑफर करना पड़ता है, एक्सेप्टेंस करना होता है, एग्रीमेंट होता है, दो पार्टीज होती है, म्यूचुअल कंसेंट होता है, कैपेसिटी होती है, ऑब्जेक्ट लीगल होता है। दीज आर द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। बट क्वासी कॉन्ट्रैक्ट आर सच where there is no offer, no acceptance between the parties, but obligation has been created by law. ऐसे मान लीजिए कि अच्छा खासा मैं चल रहा था, अचानक से मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी आ गई, चुपचाप खड़े हो जाओ और अपना क्या दिखाओ, लाइसेंस दिखाओ, जबकि मेरे पास है ना। मतलब ऑब्लिगेशन एंड राइट्स एंड ड्यूटीज क्रिएटेड बाय, गिवन बाय लॉ बिकॉज ऑफ योर इवेंट। काम तो आपने ऐसा कुछ किया ना, अब वो ऐसा क्या कर दिया आपने जो आप लाइबल हो गए, वो केसेस देख लेते हैं। तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्शियस। समझ गए? मतलब समानता का, और देश में क्या बना रहे, जस्टिस बना रहे, लोग लॉ को फॉलो करें, उसके लिए क्या बनाया गया है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए गए हैं। अब देखते हैं ऐसे कौन कौन से केसेस कवर है जहां पे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट देखा जाता है। राइट, चलो सबसे पहले देखो क्लेम फॉर नेसेसरीज। क्लेम फॉर नेसेसरीज, अब ध्यान से समझिए। अगर आपने किसी को रोटी, कपड़ा, मकान, मेडिसिन प्रोवाइड करी और वो पर्सन ऐसा था जो शायद सेल्फ ना कर पाता, उसको आपने उसको क्या प्रोवाइड करी, नेसेसरी सप्लाइड, चाहे वो लूनेटिक हो चाहे वो माइनर हो, तो आप उससे फ्यूचर में उसके बेनिफिट से या उसकी प्रॉपर्टी से आप अपना क्लेम ले सकते हैं। क्या आपका उसका एग्रीमेंट हुआ है, क्या कोई ऑफर हुआ है, ये लॉ ने आपको क्या दे दी, पावर, और उसके ऊपर क्या दे दी, ऑब्लिगेशन। लेकिन लॉ में लिखा हुआ है नेसेसरी सप्लाई होनी चाहिए। आपकी इंटेंशन ही कहीं ऐसी ना हो कि बाद में इससे रिकवर कर लूंगा, नेसेसरी शुड बी देयर। और नेसेसरी क्या है, रोटी, कपड़ा, मकान एंड मेडिसिन। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन। ध्यान से समझिए, पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन, मैटर दो लोगों का है, तीसरा पर्सन दो में से किसी एक में इंटरेस्टेड है और उन दो में से किसी की लायबिलिटी पे कर देता है, तो उसकी जिम्मेदारी तो नहीं थी पे करने की, लेकिन क्योंकि वो इंटरेस्टेड था, उसका जानकार था, पे कर दिया, तो क्या उससे रिम्बर्स ना करें, उसे वापस ना मांगे और आप उसको वापस नहीं दोगे? लॉ ने उसको राइट दिया। बात समझ में आ गई? अगर मैं किसी को जानता हूं और मैं उसकी पेमेंट कर देता हूं, तो लॉ मुझे पावर देता है कि उससे आप रिकवर कर सकते हो। ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन एंजॉइंग बेनिफिट्स ऑफ नॉन ग्रेच्युइटस एक्ट। अब ये कौन से एक्ट होते हैं? स्वेच्छा भाव से एक्ट। मतलब मैंने अगर आपको कोई चीज दी या कोई ऐसी सर्विस प्रोवाइड करी जिसमें मैंने आपसे कोई मॉनेटरी कंसिडरेशन नहीं लिया, या ना मुझे आपसे कोई उससे व्यापार करना था, लेकिन आपको जो मैंने दिया उससे आपने कमा लिया, आपने उससे प्रॉफिट अर्न कर लिया, तो आपको प्रॉफिट मुझे देना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने आपको कोई मोटरसाइकिल दी, आपको बोला आप चला के वापस दे दीजिए, एक राइड ले लीजिए, और आपने उससे पैसेंजर ढो लिया, आपने उससे कमा लिया, 8-10 लोगों को घुमा फिरा दिया, और यू हैव अर्न समथिंग। तो लॉ कहता है वो जो आपने अर्निंग किया है वो किसकी है? मेन पर्सन की। राइट, मेन चीज जिसलिए फेमस है, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। इस केस के लिए ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट फेमस है, और ये जापान में बहुत फेमस है। जापान में आपने सुना होगा कि लोग को, मतलब जापान में फेमस है कंट्री की, वहां चोरी नहीं होती, वहां लोग डाका नहीं डालते। क्यों नहीं करते? वहां पे ये लॉ है बड़ा स्ट्रिक्ट। इफ यू फाइंड गुड्स ऑफ समबडी एल्स और बिलोंग टू समवन एल्स, it is the responsibility of you to restore that goods to that person to whom it belongs, otherwise do not touch it। भाई ट्रेन में किसी का बैग छूट गया, नॉर्मल आदमी तो उसको ले लेगा, घर ले आएगा, मुझे पाया, चलो अच्छा यूज कर लेगा।
लेकिन इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, लॉ में तो इंडिया में भी लिखा हुआ है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। आपको मालिक को ढूंढना पड़ जाएगा, उसको घर देने जाना पड़ जाएगा, तो आप मत लो उसको, या फिर उसकी टेक केयर करनी पड़ जाएगी जब तक उसका मालिक आपके पास तक ना पहुंच जाए। बात समझ में आती है? मनी पेड बाय मिस्टेक और अंडर कोercion। अब देखिए, किसी को गलती से पेमेंट हो गई या किसी को गलती से कोई सर्विस रेंडर हो गई, देनी नहीं थी, तो पैसे ना लूं? पैसे तो लूंगा। मान लीजिए ड्यूटीज एंड टैक्सेस, मैंने एग्जांपल क्या दिया, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, गलती से मुझसे ड्यूटी ज्यादा पे हो गई, नहीं पे करनी थी, पे हो गई, तो गवर्नमेंट से वापस ना लूं? गवर्नमेंट मुझे वापस नहीं देगी, या कोई पर्सन मुझे वापस नहीं देगा, वो ये बोल देगा ऐसा तो कोई लिखा तो है नहीं। अरे भाई लॉ कहता है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी कहता है लॉ, ठीक है? तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स आर दोस कॉन्ट्रैक्ट वेयर देयर इज नो नीड ऑफ ऑफर एक्सेप्टेंस एंड एग्रीमेंट, देयर इज अ रिटन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, जो हमें ऑब्लिगेशंस दी गई, राइट? तो दिस इज द एंड ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑल्सो एंड ऑफ सीए फाउंडेशन लॉ इस लेक्चर का, राइट? थैंक यू।